इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो हमारे पिछले एक्सप्लेनर में हमने देखा कि कैसे हमारे सभी मेन कैरेक्टर्स आर्डन के जंगल में पहुंच चुके थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जंगल सच में आज़ादी और प्यार की जगह है या फिर इंसानी फितरत का एक और मंच। चलिए आज पता लगाते हैं एज यू लाइक इट के एक्ट 3 में। तो देखिए, कहानी की शुरुआत जंगल से नहीं बल्कि वापस महल से होती है, जहां ड्यूक फ्रेडरिक का गुस्सा अभी भी एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। ड्यूक फ्रेडरिक का गुस्सा अब वो किसी भी सीमा को नहीं मानता। वो ओलिवर को बुलाता है और उसे एक सर्द अल्टीमेटम देता है, एक आखिरी चेतावनी। वो कहता है, 1 साल के अंदर ऑरलैंडो को ढूंढो, जिंदा या मुर्दा, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अब सोचिए, ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये तो एक तरह से ऐलान जंग है। ऑरलैंडो की जो बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी है, उससे ड्रूक का गुस्सा अब उसके भाई ओलिवर पर निकल रहा है। वो ओलिवर को सजा दे रहा है क्योंकि वो ऑरलैंडो को काबू में नहीं रख पाया और दाव पर बहुत कुछ लगा है। 1 साल में ऑरलैंडो को ढूंढो, वरना सब कुछ, तुम्हारी जमीन जायदाद सब कुछ खो दो। और यहीं पर हमें शेक्सपियर की आयरनी की शानदार कला देखने को मिलती है। सोचिए, विलन यानी ओलिवर, जो अपने ही भाई को मारना चाहता था, अब मजबूरन उसी का रक्षक बन गया है। इस तरह ड्यूक फ्रेडरिक का जो भ्रष्ट दरबार है वो बिखरना शुरू हो जाता है और उसके लोग एक एक करके जंगल की उस ट्रांसफॉर्मेटिव यानी बदल देने वाली दुनिया में खिंचे चले आते हैं। तो जहां एक तरफ ओलिवर को मजबूरन जंगल में भेजा जा रहा है, चलिए देखते हैं कि वो इंसान जिसे वे ढूंढ रहा है, ऑरलैंडो, वो आखिर कर क्या रहा है। क्या उसे आर्डन में वो आज़ादी और खुशी मिल गई है जिसकी उसे तलाश थी? अरे, ऑरलैंडो ने तो आर्डेन के पूरे जंगल को रोज़लिंड के लिए अपने प्यार का एक मंदिर ही बना दिया है। वो हर पेड़ की छाल पर उसका नाम लिख रहा है, उसकी तारीफ में कविताएं लिख रहा है। वो सिर्फ प्यार में नहीं है, वो तो पूरी तरह से जुनून में है। अच्छा, इसी बीच ना टचस्टोन और कोरियन के बीच एक बड़ी मज़ेदार बहस छिड़ जाती है। पर यह सिर्फ हंसाने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये शेक्सपियर का एक क्लासिक तरीका है, आप जानते हैं, जिससे वो नाटक की सबसे बड़ी थीम को हमारे सामने लाते हैं। और वो थीम क्या है? वो है दरबारी जीवन का दिखावा और दूसरी तरफ देहाती जीवन की वो सच्ची प्राकृतिक सादगी। इन दोनों के बीच का फर्क। और तभी जब रोज़लिंड, जो अभी भी गैनेमेड नाम के लड़के के भेष में है, सीलिया के साथ आती है, तो उन्हें ये सारी कविताएं मिलती हैं। वो हैरान है कि आखिर इन्हें लिख कौन रहा होगा। सीलिया, जो हमेशा की तरह एक शरारती दोस्त है, वो रोज़ालिंड को छेड़ने का ये मौका भला कैसे छोड़ सकती है। वो बताती है कि ये रहस्यमयी कवि कोई और नहीं बल्कि वही डैशिंग ऑरलैंडो है, जिसने न सिर्फ एक पहलवान को हराया बल्कि रोज़ालिंड का दिल भी जीत लिया। और पता है क्या, जैसे ही वो उसकी बात कर रहे होते हैं, ऑरलैंडो खुद वहां आ जाता है। ये वही पल है जिसका रोज़लिंड को बेसब्री से इंतजार था। लेकिन अपनी असली पहचान बताने की बजाय वो एक खेल खेलने का फैसला करती है, एक ऐसा खेल जो प्यार और धोखे की सारी हदों को परखने वाला है। रोज़ालिंड गैनीमेड के अपने भेष में ऑरलैंडो के लव शेक्ड होने के दावों का मजाक उड़ाती है। वो कहती है, एक सच्चा प्रेमी तो बिखरा हुआ होता है, बड़ी हुई दाढ़ी, मैले कपड़े, पर तुम तो बड़े साफ सुथरे लग रहे हो। और फिर वो उसे उसकी इस प्रेम रोग का एक इलाज बताती है, एक ऐसा इलाज जो जितना अजीब है उतना ही शानदार भी। और बस यहीं से ये नाटक एक नया और मज़ेदार मोड़ ले लेता है। गैनेमेड का प्यार का इलाज असल में एक नाटक के अंदर एक और नाटक है। ऑरलैंडो को ये दिखावा करना होगा कि गैनेमेड ही रोज़ालिंड है और उसे हर दिन उससे प्यार का इजहार करने आना होगा। बदले में गैनीमेड इतना मुश्किल और मूडी बर्ताव करेगा कि ऑरलैंडो का प्यार से भरोसा ही उठ जाएगा। खैर, कम से कम प्लान तो यही है। तो जहां ऑरलैंडो गैनीमेड के साथ अपनी इस अजीब सी मोहब्बत की शुरुआत कर रहा है, वहीं जंगल में एक और बिल्कुल अलग तरह का प्यार भी पनप रहा है। हमारे विदूषक टचस्टोन को भी अपना प्यार मिल गया है और उसका रोमांस करने का तरीका तो बिल्कुल हटके है। वो बकरी चराने वाली ऑड्रे से शादी करना चाहता है। इसके लिए वो एक अनाड़ी से स्थानीय पादरी सर ओलिवर मार्टेक्स्ट का इंतजाम करता है, ताकि वो जंगल में एक पेड़ के नीचे ही उनकी शादी करवा दे। लेकिन सनकी जैकवेज, जो हमेशा इंसानी बेवकूफ़ियों पर नज़र रखता है, वो इस जल्दबाजी की शादी को रोक देता है। वो टचस्टोन को याद दिलाता है कि भाई, शादी एक पवित्र संस्था है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो एक पेड़ के नीचे यूं ही कर ली जाए। ये सीन असल में प्यार और कमिटमेंट की प्रकृति पर एक बहुत मज़ेदार कमेंट्री है।
अच्छा, तो जहाँ टचस्टोन को शादी की पवित्रता पर लेक्चर मिल रहा है, चलिए अपने मुख्य प्रेमियों के पास वापस लौटते हैं। रोज़लिंड अपने पहले प्यार के सबक के लिए ऑरलैंडो का इंतजार कर रही है, पर क्या वो अपने इस भेष में उतनी ही कॉन्फिडेंट है जितनी वो दिखा रही है? पता चलता है कि रोज़ालिंड बहुत परेशान है क्योंकि ऑरलैंडो अपनी अपॉइंटमेंट पर आया ही नहीं है और अब वो और सीलिया इस बात पर बहस कर रही हैं कि क्या वो सच में उससे प्यार करता भी है या नहीं। ठीक उसी समय जब रोज़लिंड ऑरलैंडो के प्यार पर शक करना शुरू ही करती है, एक अनएक्सपेक्टेड निमंत्रण आता है। गडरिया कोरिन उन्हें प्यार का एक तमाशा देखने के लिए बुलाता है, जो प्रेमियों की एक और जोड़ी के बीच चल रहा एक नाटकीय टकराव है। और ये एक ऐसा सीन है जिसके दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। और इस तरह हम एक ऐसा सीन पर पहुंचते हैं जो प्यार और चाहत के धागों को और भी ज्यादा उलझा देगा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे टकराव के लिए जो सब कुछ बदलने वाला है। हम देखते हैं कि प्यार में डूबा सिल्वियस घुटनों पर है, जो घमंडी फीबी से प्यार की भीख मांग रहा है। लेकिन फीबी, वो तो बर्फ की तरह ठंडी है और उसकी मिन्नतें उसे और भी ज्यादा मजा दे रहे हैं। अब रोज़ालिंड, जो गैनीमेड के भेष में है, इस क्रूर तमाशे को और नहीं देख सकती। वो बीच में आती है और फीबी को उसके घमंड और बेरहमी पर एक जोरदार भाषण दे डालती है। पर सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ सिल्वियस का बचाव कर रही है या कहीं ना कहीं अपने दिल की भड़ास निकाल रही है। लेकिन होता क्या है? फिबी गैनीमेड के कठोर शब्दों से नाराज होने के बजाय पूरी तरह से उस पर मोहित हो जाती है। उसे इस जोशीले और गुस्सैल लड़के से पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है और बस इसी के साथ एक नया और पहले से कहीं ज्यादा जटिल लव ट्रायंगल बन जाता है। गैनीमेड के जाने के बाद फीबी अपने इस अचानक और जबरदस्त जुनून के बारे में सोचती है। उसे वो पुरानी कहावत याद आती है, ऐसा कौन है जिसे प्यार हुआ हो और पहली नज़र में ना हुआ हो। और उसे एहसास होता है कि वो अब उसी प्यार की शिकार हो गई है जिसका उसने सिल्वियस में इतनी बेरहमी से मजाक उड़ाया था। अब गलत फहमियों के एक मजेदार और उथल-पुथल भरे दौर के लिए मंच पूरी तरह से तैयार है। तो सोचिए, हम एक्ट 3 को कहाँ छोड़ रहे हैं? एक ऐसी मजेदार उलझी हुई सिचुएशन पर। हमारे पास रोज़ालिंड है, एक लड़की जो एक लड़के के भेष में है, और अब एक दूसरी लड़की उसी लड़के से यानी रोज़लिंड से प्यार कर बैठी है। और ये सब कब हो रहा है? ठीक तब जब वो उस आदमी को ठीक करने की कोशिश कर रही है जिससे वो खुद प्यार करती है ना कमाल का उलझा हुआ जाल, प्यार का, धोखे का। और यकीन मानिए, ये यहाँ से और भी ज्यादा उलझने वाला है। तो सवाल ये है कि अब क्या होगा जब फीबी गैनीमेड को अपना प्रेम पत्र भेजेगी? ये तो हम अपने अगले एक्सप्लेनर में ही जानेंगे। तो इस तरह के और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।